नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम ला में। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और उसकी हम क्या करेंगे सेक्शन 7 जो है धारा 7 है वो हम इसमें पढ़ेंगे पर्सन्स कैपिटेंट टू ट्रांसफर। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ये धारा 7 जो है वो क्या कहती है, सक्षम व्यक्ति कौन होता है, ठीक है, संपत्ति का मालिकाना हक क्या होता है और कानूनी अधिकार किसको होता है। तो इसको हम रियल लाइफ केस एग्जाम्पल के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो धारा 7 है उसका जो की पॉइंट्स है वो कौन कौन से हैं। तो धारा 7 इस बात को परिभाषित करती है, डिफाइन करती है, ठीक है, कि कौन जो व्यक्ति होगा वो अपनी संपत्ति को ट्रांसफर वैध रूप से ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, और वो कौन व्यक्ति होगा जो अपने संपत्ति को वैध रूप से ट्रांसफर कर सकता है, आप किसी को दे सकता है, अंतरण कर सकता है उसका। तो वो क्या है, सक्षम व्यक्ति होना चाहिए, संपत्ति का मालिक होना चाहिए और क्या है, को ओनर होना चाहिए, ठीक है। अगर संपत्ति ज्वाइंट ओनरशिप में हो, मतलब दो तीन बंदों ने इकट्ठे करके कर रखे और को ओनर है कोई बंदा, तो वो क्या है, ट्रांसफर कर सकता है। तो अब इसमें हम सारी चीजें पढ़ेंगे कि सक्षम व्यक्ति कौन होता है, संपत्ति का मालिक कौन होता है, या जो लीगल अथॉरिटी किसको होती है और कौन को क्या है, और ये किस किस के साथ सेक्शन के साथ ये जुड़ता है, जो धारा 7 है हमारी, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सक्षम व्यक्ति कौन होता है, हु इज कॉम्पिटेंट पर्सन। धारा 7 में सक्षमता का मतलब है कि व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, उसको सक्षम माना जाएगा ट्रांसफर करने के लिए अगर वो हमारी जो नीचे दी हुई शर्तें उनको क्या करेगा, पूरा करता है, ठीक है, पूरी करनी होंगी उसको जो शर्तें दी हुई हैं। तो सबसे पहली क्या शर्त है, वो क्या है, अडल्ट होना चाहिए। कोई भी माइनर होगा वो क्या कर सकता है, किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है। जो भी 18 से ऊपर होगा, ठीक है, वही क्या कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। उसके बाद वह स्वस्थ दिमाग का होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए उसका, ठीक है। अगर विक्षिप्त है माइंड से तो वो क्या है, ट्रांसफर नहीं कर सकता है। किसी को किया जा सकता है, किसी विक्षिप्त को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, बट जो कर रहा है ना वो नहीं होना चाहिए विक्षिप्त। और एडल्ट के केस में भी यही है, किसी भी माइनर को आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, बट जो माइनर है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता है। उसे कानून के तहत डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। डिस्क्वालीफाइड मतलब क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो फ्रोडेंट ना हो। फ्रोडेंट जैसे कि वो देश का शत्रु ना हो, जिसपे भ्रष्टाचार का कोई केस वगैरह ना चल रहा हो, ठीक है, या कानून ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया हो किसी किन्हीं कारणों से, तो उसको क्या है, वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब ये हमारे कहाँ से उठाए हुए हैं ये चीजें, जो ये वाला जो सक्षम व्यक्ति का जो कोड ये उठाया हुआ है हमारा, ठीक है, किससे उठाया है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, ठीक है, 1872 में बना था ये, भारतीय अनुबंध अधिनियम, ठीक है, उसकी जो सेक्शन 11 है ना, धारा 6 है, सॉरी धारा 11 है, उसमें से क्या हुआ है, लिया हुआ है, ये जो डेफिनेशंस ली हुई है ना, आप ये सारी वहां से ली हुई है हमने। उसके बाद क्या है, संपत्ति का मालिकाना हक। अब इसको किसी को नोट्स चाहिए हो ना ये सारे, ठीक है, पीडीएफ में चाहिए हो या पीपीटी चाहिए हो ये सारी, ठीक है, तो ये क्या है, नोट्स आपको उस पे मेरे व्हाट्सएप पे आपका नंबर डाल दूंगा, आप उस पे से आप ले सकते हैं। बट ये क्या है, नोट्स क्या होंगे, पेड होंगे, ठीक है। तो आते हैं हमारे टॉपिक पे वापस। तो संपत्ति का मालिकाना हक होना चाहिए, मतलब ओनरशिप राइट्स होने चाहिए जो भी व्यक्ति ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। केवल वही व्यक्ति ट्रांसफर कर सकता है जिसके पास क्या क्या हो, संपत्ति का मालिकाना हो, ओनरशिप हो, या उसे हस्ताक्षरण करने के लिए कानून लीगल अथॉरिटी दी हुई हो उसको, ठीक है, मतलब उसको कहीं से या पावर ऑफ अटर्नी वगैरह मिली हो, लीगल अथॉरिटी मिली हो, ठीक है, तो वो क्या है, ट्रांसफर कर सकता है। मालिकाने का हक का मतलब कि व्यक्ति के पास जो संपत्ति ट्रांसफर करने का ना पूरा कंट्रोल है। ये नहीं कि उसको मतलब ऐसे ही कह दिया कि ये मालिक है, उसके पास लीगली पूरा कंट्रोल होना चाहिए ट्रांसफर करने का, तभी उसको क्या है, ओनर ओनर माना जाएगा, ओनरशिप राइट्स उसके पास आ जाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एक, अगर शाम ने एक जमीन खरीदी है, ठीक है, उसके पास क्या है, रजिस्टर्ड दस्तावेज है, रजिस्टर्ड क्या है, डीड पड़ी है, ठीक है, तो वह उस जमीन को क्या कर सकता है, बेच सकता है, मतलब प्रॉपर ओनर है, लीगल तरीके से वो लिखित में ओनर है उसका वो, ठीक है। अगर श्याम केवल किराएदार है, टेनेंट है, ठीक है, एक कोई श्याम है, अगर वो कोई किराएदार है मान लो, ठीक है, तो वह जमीन नहीं बेच सकता क्योंकि वो लीगल ओनर नहीं बना है उसका, वहां पे वो रह रहा है, घर उसका है, सब कुछ उसका है, बट वो वहां पे एक जस्ट एक किराएदार की हैसियत से रह रहा है वहां पे, तो वह क्या है, अपनी जमीन को कहीं पे भी बेच नहीं सकता है। अब कानूनी अधिकार किसको कहेंगे हम, कि किसको लीगल अथॉरिटी है कि वो ट्रांसफर कर सकता है। कुछ लोग जो मालिक नहीं है, ठीक है, मालिक तो नहीं है वो, ओनर नहीं है उसके वो, ठीक है, बट संपत्ति ट्रांसफर करने का क्या है, उनके पास हक है, लीगल अथॉरिटी है। जैसे कि मालिक की अनुमति हो, ठीक है, मान लो मैं एक मालिक हूँ, मैं मेरे पे कोई संपत्ति है अपनी, मैंने किसी को क्या है, रिटर्न में दे दिया परमिशन, ठीक है, कि आप ये प्रॉपर्टी आप कहीं पे भी ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या है, वो मालिक तो नहीं है दूसरा बंदा, बट उसको क्या है, लीगल अथॉरिटी है ट्रांसफर करने की।
या कानूनी दस्तावेज ऐसे कहते हो कि मैंने अपनी जो किसी ने भी अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी है, ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो क्या है, किसी के नाम कर दी है कि आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, आप किसी को भी जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो, तो वो भी क्या है, लीगली ऑथराइज्ड हो जाता है, कानूनी अधिकार पा लेता है वो भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का। यह सुनिश्चित करता है कि जो अभी आप ट्रांसफर है ना वो वैलिड हो और कानूनी हो। इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि जो भी आप ट्रांसफर कर रहे हो ना, जो भी आप प्रॉपर्टी दे रहे हो किसी को, वो क्या है, वैलिड है और कानूनी तौर से वो मान्य होगी बिल्कुल। अब इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, वैसे तो उदाहरण पावर ऑफ अटॉर्नी से क्लियर हो ही जाएगा आपके, ठीक है। राम ने श्याम को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है, मैंने अब किसी को अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है अपनी जमीन की, ठीक है। तो श्याम क्या है, तो वो व्यक्ति क्या है, उस प्रॉपर्टी को क्या है, बेच सकता है। बिना अनुमति के श्याम ऐसा नहीं कर सकता, बट उसके लिए भी उसको क्या है, अनुमति होनी चाहिए, ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी के बाद। तो उसको अनुमति दूंगा मैं तभी वो बेच सकता है, अदरवाइज नहीं बेच सकता वो। अब कौन ट्रांसफर नहीं कर सकता है, अभी तक तो हमने बात करी कि सक्षम व्यक्ति कौन है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो कुछ लोग जो संपत्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं, तो वो कौन है, नाबालिग हो, माइनर हो, 18 से कम उम्र के व्यक्ति हो, तो उसको वो क्या है, ट्रांसफर नहीं कर सकता है। मानसिक रूप से साउंड ना हो, मेंटली अनसाउंड हो, ठीक है, तो वो भी व्यक्ति क्या है, ट्रांसफर नहीं कर सकता। उसके लिए उसका मतलब जो अ, वो लगता है ना, सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है, मेडिकल, वो लगवाना पड़ता है उनको, भी सही है ये बंदा, ठीक है। कानून द्वारा अयोग्य हो, डिस्क्वालीफाइड हो, ठीक है, जिसका दिवालिया निकला हो, जैसे बैंकरप्ट वगैरह हो जिसका, या कोई देशद्रोह का केस लगा हो किसी पे, तो वो क्या है, अयोग्य हो जाता है, डिस्क्वालीफाई कर देता है, या कानून ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया हो किन रीजंस के से, ठीक है, तो वो क्या है, डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, तो वो भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है। इन लोगों को कानून में अमान्य माना जाता है, ठीक है। इन लोगों जो इस टाइप के लोग जो भी ट्रांसफर करते हैं ना, उसको कानून में क्या माना जाता है, वॉइड माना जाता है, नल नील माना जाता है, अमान्य माना जाता है। ये बिल्कुल खारिज किया जाता है हमारी तरफ से। अब इसका रिलेशंस क्या है? ठीक है? अलग-अलग सेक्शंस है जो भी हमारे, उनके साथ सेक्शन 7 का रिलेशन क्या है? धारा 7 का रिलेशन क्या बनता है? तो धारा 44 है, उसके साथ इसका क्या है, रिलेशनशिप बनता है। क्योंकि धारा 44 क्या करती है, जो को-ओनर है ना, ठीक है, प्रॉपर्टी का, ठीक है, वो क्या है, हस्तांतरण के अधिकार को बताती है, जो धारा 44 है, ठीक है? को-ओनर ट्रांसफर के अधिकार को बताती है, तो वो क्या है, इसके साथ रिलेशनशिप बनाती है धारा 6 के साथ। धारा 43 है, वो भी क्या कहते हैं कि गलत फ्रॉडेंट जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ठीक है, उसके मामले में हस्तांतरण ट्रांसफर को क्या है, मान्य माना जाएगा। धारा 43 से लिया गया है, उसके साथ ये क्या है, रिलेशनशिप बनाती है, ठीक है। उदाहरण ले लेते हैं, इसके उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलती से कह देता है, मान लो मैं हूँ, गलती से कह देता हूँ कि मैं इस क्या है, प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, ठीक है, और बाद में बाई चांस मैं मालिक बन भी जाता हूँ, तो धारा 43 क्या कहती है, ये हस्तांतरण मान्य होगा, ठीक है। तो ये क्या है, सेक्शन जो 7 है, उसके साथ ही मैच खाती है थोड़ी-थोड़ी। अब इसका एक रियल लाइफ जो केस एग्जांपल है ना, वो ले लेते हैं हम, जो क्या हुआ था, 1965 में हुआ था। किस-किस के बनाम हुआ थे? बिपा थुमा था, ठीक, बिपा थुमा थी, एक महिला थी, उनका किसके बनाम हुआ थे? विदुरी शंकर के नाम के बनाम हुआ था, ठीक है, उनसे लड़ा था इन्होंने केस। अब केस क्या था? एक महिला थी बिपा थुमा के नाम से, ठीक है, उन्होंने क्या करा, कुछ संपत्ति खरीदी थी किसी से, ठीक है। अब जिन लोगों ने उन संपत्ति को खरीदा था, जिन लोगों से उसने क्या किया, संपत्ति खरीदी थी, ठीक है, उनके पास उस समय वैध स्वामित्व नहीं था, मतलब वो ओनर नहीं थे उस चीज़ के, उस जो प्रॉपर्टी के थे। उन्होंने क्या कर रखा था, उस प्रॉपर्टी पे क्या कब्ज़ा कर रखा था, पोजेसर थे वो, कब्ज़ाधारी थे, पर ओनर्स नहीं थे वो, ठीक है। उन्होंने संपत्ति ट्रांसफ़र की, लेकिन उसके पास ट्रांसफ़र करने का अधिकार तो था नहीं, लीगल राइट नहीं था उनके पास। तो न्यायालय ने क्या निर्णय लिया, कोर्ट ने क्या जजमेंट पास की उसके लिए, कि जो ट्रांसफ़र है वो इनवैलिड माना जाएगा, अवैध माना जाएगा, ये ट्रांसफ़र हम नहीं मानते हैं। तो ये हो गया इसका एक रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक प्रॉपर समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया होगा तो प्लीज़ यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम लॉ। हाँ, टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज़ यार वो भी पूछ लेना मेरे से आप, ठीक है? और ये नोट्स चाहिए हो तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इसकी पीडीएफ चाहिए हो या पीपीटी चाहिए हो, वो भी आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर डाल दूँगा, आप मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ये पेड नोट्स हैं, वो भी आपको मिल जाएँगे भाई, ज़्यादा महँगे नहीं है, सस्ते ही हैं, ठीक है?